वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसे कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बूस्टर क्लास 24 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। तो आज की जो क्लास है वो 25 नंबर की है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची शब्दों से। सबसे पहले होठ, जो लिप्स होते हैं उनके पर्यायवाची क्या क्या होंगे? तो ओष्ठ, अधर, रदपट और रदनपट। हाथ, हाथ का क्या होगा? कर, पाणी, हस्त, बाहु और भुजा। अभी जो आरएसएम एसएसबी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो हाथ का पर्यायवाची आया था, एक दस्त भी आया था, ऐसे करके दस्त। ठीक है, तो ये भी हाथ का पर्यायवाची है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कमर, जो कमर होती है उसके पर्यायवाची क्या होंगे? कटी, कट, श्रोणी और तनुमध्य। उदर, उदर ये मतलब होता है पेट। ठीक है, तो पेट के पर्यायवाची क्या होंगे? जठर, पेट और तुंद। मुंह, जो फेस होता है उसके पर्यायवाची मुख, चेहरा, तुंड, वदन और आस्य। अब इसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे होठ है तो होठ के आपको इंपॉर्टेंट एक तो अधर, रदपट और रदनपट, ये तीनों आपको होठ के याद रखने हैं। हाथ के बाहु और भुजा, ठीक है, दो तो ये और एक दस्त, ये भी आपको याद रखना है। कमर, कमर के लिए आपको एक तो कट याद रखना है, एक श्रोणी और तनु मध्य, ये तीन आपको कमर के याद रखने हैं। उदर, उदर का आपको जठर याद रखना है, ठीक है, और तुंड याद रखना है। मुंह के लिए आपको तुंड, वदन और आस्य, ये तीनों आपको मुंह के याद रखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, दोनों को एक साथ याद रखना है। जैसे निर्मल का होता है मलिन, पदोन्नत का होता है पदाउन्नत। जैसे किसी को एक तो पदोन्नत हो गया मतलब प्रमोशन, और पदाउन्नत हो गया मतलब डिमोशन। पुरस्कार को दंड, पारितोष दंड, उन्नत का अवनत, मूक का वचार, ग्रस्त का मुक्त, कापुरुष का सुपुरुष। कापुरुष का मतलब होता है निठल्ला मनुष्य, और सुपुरुष का मतलब अच्छा व्यक्ति। उपमान का उपमेय, उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब ऊपर चढ़ता हुआ और अपकर्ष मतलब नीचे गिरता हुआ। तो ये हो गए विलोम शब्द। इन दोनों को एक साथ याद रखोगे आप तो आपको कभी गलती होगी ही नहीं विलोम शब्दों में। फिर नेक्स्ट है हमारा अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्दों का मतलब होता है कि एक ही शब्द के एक से अधिक जो अर्थ निकलते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि प्राण, जो प्राण होते हैं, लाइफ होता है, ठीक है, उसके अनेकार्थी क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि प्राणवायु, जीव, ईश्वर और ब्रह्मा, ये हो गए प्राण के अनेकार्थी शब्द। महावीर, तो महावीर कौन थे? तो महावीर जो स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर के अनेकार्थी क्या होंगे? हनुमान, शक्तिशाली और जैन तीर्थंकर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम भी थे। रश्मि, रश्मि का होता है किरण, घोड़े की लगाम और डोरी। तो रश्मि को आपको याद रखना है, घोड़े की लगाम इंपॉर्टेंट है। मान, मान का मतलब होता है अभिमान, इज्जत, नापतोल, पैमाना और क्रोध, ये हो गए इसके अनेकार्थी शब्द जो आपको याद रखने हैं। आप अगर पीडीएफ के साथ इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा प्रभाव रहेगा। मतलब एक तरफ आपकी पीडीएफ हो, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन भी आजकल स्प्लिट हो जाती है, तो एक तरफ पीडीएफ रखिए और एक तरफ इस वीडियो को चलाइए और आपको अच्छे से याद हो जाएगा गारंटी के साथ। और फिर आपके 40 नंबर हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर कहीं नहीं जाने वाले। नेक्स्ट है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसकी पूर्ति आसानी से हो, जिसकी पूर्ति आसानी से हो। जैसे मान लो आपकी कोई इच्छा है, ठीक है, और उसकी पूर्ति आसानी से हो जाए तो उसको बोलते हैं सुपूर्य। क्या बोलते हैं? सुपूर्य। जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके उसको बोलते हैं दुस्साध्य। जो काम बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, ठीक है, और उसको सिद्ध कर दे कोई तो वो दुस्साध्य कहलाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको बोलते हैं दुर्गे। जो रास्ता कठिन होता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्गम रास्ते। ठीक है, जिसे मापना कठिन हो उसको बोलते हैं दुष्परिमेय। क्या बोलते हैं? दुष्परिमेय। जिसे कठिनाई से वहन या धारण किया जा सके उसको बोलते हैं दुर्वय। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में। फिर से देखिए एक बार। सुपूर्य क्या होता है? जिसकी पूर्ति आसानी से हो। जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके वो होता है दुस्साध्य। दुर्गे क्या होता है? जिसे कठिनाई से जाना जा सके। दुष्परिमेय होता है जिसे मापना कठिन हो, और दुर्वह वो होता है जिसे कठिनाई से वहन या धारण किया जा सके। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियां, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन काम होना, मतलब बहुत ही दुर्गम काम होना, कठिन काम होना। भैंस के आगे बीन बजाना, ये तो बहुत ही फेमस कहावत है
कि मूर्ख व्यक्ति को कितना ही उपदेश दो वो कभी नहीं समझ सकता। ठीक है, तो उसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। उंगली पकड़कर प्रकोष्ठ पकड़ना, मतलब अगर आप किसी को थोड़ा सा सहयोग दे दें तो वो आपका पूरा एकदम फायदा उठाने की कोशिश करता है। जैसे शुरू में थोड़ा सा सहारा प्राप्त कर फिर सहारा देने वाले पर पूरा अधिकार जमा लेना। ठीक है, तो उंगली पकड़कर, जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना कि उंगली पकड़ाई तो तूने तो गला ही पकड़ लिया, तो वैसे वाला। आस्तीन का सांप धोखेबाज साथी, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि आपका कोई दोस्त अगर आपको कोई धोखा दे देता है तो आप उसको बोलते हैं तू तो आस्तीन का सांप निकला रे, है ना। वैसे ऐसा निकलता नहीं है, बस 100 में से कोई एक दो निकल जाता है। श्री गणेश करना मतलब किसी कार्य का आरंभ करना, किसी कार्य को आरंभ करना, श्री गणेश करना। जैसे अपन शादी ब्याह करते हैं या कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी को ही अपन आमंत्रण देते हैं, क्योंकि श्री गणेश जी को आमंत्रण देने का इसके पीछे तात्पर्य ये है कि जो श्री गणेश है वो मंगल कार्यों में बहुत ही ज्यादा सहयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शब्द शुद्धि के अंदर जब तक आपको इमेज नहीं बनेगी आपके अंदर इन शब्दों की, तब तक आपको शब्द शुद्धि सीखने में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इक्सा, तो इक्सा में छोटी ई नहीं आती बल्कि बड़ी ई आती है। ठीक है, और इसका मतलब होता है दृष्टि, मतलब विजन। औद्योगिक, औद्योगिक में ये वाला द आएगा, ठीक है, लेकिन ओ के ऊपर डबल मात्रा आएगी। ठीक है, तो ये होता है औद्योगिक। धनाढ्य, धनाढ्य में ये वाला डमरू वाला डे नहीं आएगा बल्कि जो ढक्कन वाला डे आता है वो आता है। मध्याह्न, तो मध्याह्न के अंदर जो न है वो यहां पर ना आकर यहां पर आता है। ठीक है, ये देखिए। षष्ठ, षष्ठ के अंदर ये ट से टमाटर ना आकर ठटेरा वाला ठ आएगा। ठीक है, तो ये आएगा षष्ठ, मतलब होता है छठा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे सीरियस क्राइम लाइक मर्डर और अर्सन, ठीक है, उसको बोलते हैं फेलोनी। क्या बोलते हैं? फेलोनी। मतलब जो सीरियस क्राइम होता है, जैसे कि किसी की हत्या करना या किसी को लूट के प्रयास से हत्या हो जाना, उसको बोलते हैं फेलोनी। क्या बोलते हैं? फेलोनी। सैंड रेज ऑफ लाइट और हीट, ठीक है, तो किरणें और प्रकाश को जो प्रकाश की किरणें होती हैं और जो ऊर्जा की किरणें होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रेडिएट। क्या बोलते हैं? रेडिएट या रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्च फॉर समथिंग। ठीक है, तो किसी चीज के लिए खोज करना, उसको बोलते हैं क्वेस्ट। क्या बोलते हैं? क्वेस्ट। ए सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक, उसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। जैसे आप कई बार बैंक में गए होंगे, ठीक है, तो बैंक में अगर आपको पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, तो उसके जो पर्ची होती है उसके पीछे भी आपको सिग्नेचर करने होते हैं, अगर आपको सिग्नेचर करना आता है तो। और जो पुराने व्यक्ति हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको सिग्नेचर करना आता नहीं है, ठीक है, तो वो अंगूठा लगवाते हैं ताकि पैसे निकलवा सके। ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, ठीक है, किसी भी बुक की जो समरी होती है, संक्षिप्त में जो विवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिटोम। क्या बोलते हैं? एपिटोम। फिर नेक्स्ट है सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपुल टू रिमेन इंडोर्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कर्फ्यू। मतलब अगर किसी जगह पर झगड़ा होता है या फिर कोई दंगा फसाद हो जाता है तो वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि मार्शल लॉ लगने के बाद जो व्यक्ति होते हैं वो अपने घर के अंदर ही रहेंगे, चार दीवारी के अंदर ही रहेंगे। जैसे कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अंदर जो आपसा एक्ट है, वो 6 महीने बढ़ा दिया गया। तो आपसा जो एक्ट है उसके अंदर क्या होता है, जो सेना के जो जवान होते हैं उनको बिना किसी कारण बताए किसी को भी उठाने और पूछताछ करने, यहाँ तक कि गोली मारने के भी आदेश होते हैं। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर कर्फ्यू। और कर्फ्यू धारा 144 होती है, ठीक है, जिसे कर्फ्यू के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर 4 व्यक्तियों से अधिक एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ए शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन ए वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, ठीक है, मतलब एक वह कविता जिसके अंदर किसी भी आइडिया, विचार को वेरी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से और सही तरीके से, यानी कि किसी सामने वाले के समझ में आ जाए उस तरीके से उसको एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है? एपीग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीग्राम। नेक्स्ट है साइंस ऑफ वेट, जो वजन का जो साइंस होता है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। साइंस ऑफ टाइम, जो समय का विज्ञान होता है उसको बोलते हैं होरोलॉजी। क्या बोलते हैं? होरोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है किसका? शरीर का, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। नेक्स्ट है वोकेब।
तो वो क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, तो वो आपकी योग्यता होती है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और टैलेंट। आपके अंदर क्या टैलेंट है, वही आपकी एबिलिटी है। एंटीनम क्या हो जाएगा, एंटीनम हो जाएगा इनएबिलिटी और इनकेपेसिटी। एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब होता है बचे हुए या पृथक रहना, ठीक है, बचे हुए या पृथक रहना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अवॉइड, डिक्लाइन और रेफ्रेन, ये हो गया इसके सिनोनिम। और एंटीनम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, अलाउ और एम्ब्रेस, ठीक है, एम्ब्रेस इसके एंटीनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जैसे सहज ही टूटनी होगी, जैसे जो कांच होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है, मतलब एक छोटी सी ऊंचाई से भी आप गिरा दोगे ना कांच को तो वो एकदम टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, नो, टफ और फ्रेजाइल। एंटीनम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल और रेजिलिएंट। और प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। कैटलॉग, कैटलॉग मतलब होता है सूची पत्र। तो कैटलॉग से जैसे आपने कभी कपड़े खरीदने गए हो या फिर कोई ज्वेलरी खरीदने गए हो, तो वो आपको एक बुक देता है कि आप इस बुक के अंदर से सेलेक्ट कर लीजिए डिजाइन। उसके अंदर जो डिजाइन होती है वो ही कैटलॉग होती है, ठीक है। मतलब सिनोनिम जैसे लिस्ट हो गया, रिकॉर्ड हो गया और रजिस्टर हो गया, तो उसको बोलते हैं कैटलॉग, जिसके अंदर आपको डिजाइन सेलेक्ट करनी है, आपको डिजाइन देखनी है, तो वो एक बुक देता है, जो सेलर होता है वो एक बुक देता है, उसके अंदर उस बुक को ही कैटलॉग कहते हैं, जिसके अंदर खूब सारी डिजाइन होती है, पैटर्न होते हैं, तो वो सारी चीजें। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका, तो एंटीनम हो जाएगा अनलिस्टेड, अनरिकॉर्डेड और अनस्पेसिफाइड। फिर नेक्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना या गुप्त रखना। जैसे जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, तो लड़कियों के जो मेकअप होता है, ठीक है, मेकअप के अंदर एक कंसीलर आता है, आपने सुना होगा नाम कंसीलर। तो कंसीलर का मतलब ही ये होता है कि जो चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको छिपाने के लिए कंसीलर का उपयोग किया जाता है। तो लड़कियां नाराज मत होना, वो कंसीलर आता है, तो मैं ऐसे मतलब आपके दिमाग में रहे इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, बरी, डिस्गाइज, हाइड और ऑब्सक्योर। एंटीनम रिवेल, एक्सपोज और डिस्क्लोज, ठीक है। तो ये एंटीनम और सिनोनिम हो गया किसके, कंसील के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इडियम और फ्रेजेस। क्या है इडियम और फ्रेजेस। ए कोक एंड बुल स्टोरी, ए कोक एंड बुल स्टोरी, ए कोक एंड बुल स्टोरी। कोक मतलब होता है मुर्गा और बुल मतलब होता है सांड, ये आपको पता हो। तो इसका मतलब है एन इमेजिनरी स्टोरी, मतलब वो एक काल्पनिक कहानी। ए कूल हेड, ए कूल हेड का मतलब होता है ए काम जजमेंट, मतलब एक बहुत ही साफ सुथरा और सदा हुआ न्याय। आई डोंट नो हाउ यू मैनेज टू कीप सच ए कूल हेड इन सच ए स्ट्रेसफुल ऑफिस, ठीक है, मतलब एक ऑफिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम होने के बाद भी मुझे पता नहीं है कि आप कैसे मैनेज करते हो। टू कम टू ग्रीफ, टू बी रुइंड और टू फेल। टू कम टू ग्रीफ का मतलब होता है या तो आप फेल हो चुके हो या आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। द इटालियन चैंपियन वॉज इन सेकेंड पोजिशन वेन ही केम टू ग्रीफ ऑन द थर्ड लैप। नेक्स्ट है टू कट ए सॉरी फिगर, टू कट ए सॉरी फिगर टू प्रोड्यूस ए पुअर रिजल्ट। मतलब अगर आप हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने एग्जाम भी दिया और एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हो, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन किसी का अगर नहीं होता है तो आपका जो टू कट ए सॉरी फिगर, मतलब आपने उस सॉरी फिगर को काट दिया है टू प्रोड्यूस ए पुअर रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है वो नहीं हुआ है, मतलब खराब आया है। यू विल कट ए सॉरी फिगर एट द जॉब इंटरव्यू इफ यू वियर ए जींस, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और जींस पहनकर जाते हो तो आपने अपने पॉइंट्स कम कर लिए ना सेलेक्ट होने के। क्रोकोडाइल टीयर्स, तो क्रोकोडाइल टीयर्स तो आपने सबने सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, मतलब बिना किसी इमोशन के रोना, ठीक है। फॉल्स टीयर्स मतलब नकली आंसू, ठीक है। यू हैव बीन शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग मैन, तो ये आपको पता चलिए होगा, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, जैसे कि शब्द शुद्धि होती है हिंदी के अंदर, वैसे ही इंग्लिश के अंदर कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं। सीज, सीज का मतलब होता है रुकना, ठीक है, क्या होता है रुकना। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू सीज फायर, ठीक है, मतलब जैसे आपने RRR मूवी देखी होगी, तो जो एंड का सीन है उसके अंदर जो उसका नाम क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी का जो भी नाम होता है, जब बड़े अधिकारी का फोन आता है तो वो बोलता है सीज द फायर, सीज द फायर, मतलब गन चलाना बंद करें, क्योंकि उसको आवाज नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो ये वो वाला सीज है। एक है सीज, सीज मतलब एक होता है जब्त करना, जैसे ईडी है, ठीक है, और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ईडी जो छापा मारती है, ठीक है, CBI है वो भी छापा मारती है, तो वो जब्त कर लेती है,
जो ईडी है, जो केस मिलता है उसको जब्त कर लेते हैं, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ही सडनली सीज द लेड इन द फाइनल लैप ऑफ द रेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। जैसे आप बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे, ठीक है, तो एक बड़ा आविष्कार करोगे तो उसको बोलते हैं इन्वेंशन, इन्वेंट। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। ठीक है। फिर है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब होता है खोज करना। देखो, इन्वेंट और डिस्कवर में बेसिक डिफरेंस है। इन्वेंट मतलब है कि आप इस दुनिया के अंदर कोई चीज है ही नहीं और वो खोजना, ठीक है, वो बनाना, वो होता है आविष्कार करना। ठीक है। मतलब दुनिया के अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है और बहुत सारे प्रोडक्टों को मिला के कोई नई चीज ही बना दिया, उसको बोलते हैं इन्वेंट, आविष्कार करना। डिस्कवर का मतलब ये होता है कि धरती, आकाश, पाताल, इसके अंदर जो चीज मौजूद है और जो ह्यूमन के आइडिया के अंदर नहीं है, ह्यूमन के दायरे में नहीं है, उसकी खोज करना डिस्कवर कहलाता है। वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट हिज डिसअपीयरेंस। मतलब हम खोज रहे हैं कि वह कैसे एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। जैसे थार का मरुस्थल है, तो राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है उसका 66% भाग है। जो राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल का 66% भाग है और सर्वाधिक जैव विविधता अगर कहीं पाई जाती है तो वो थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद जो भी मीठा होता है, स्वीट डिश होती है, उसको बोलते हैं डेजर्ट। तो ये थी हमारी 25वें नंबर की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और क्लास देखने के लिए। अगर आपको राजस्थान से संबंधित आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी भी की क्लास भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको डाल सकता हूँ ताकि आपको हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर जो मार्क्स है वो गेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। और हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।